Hello friends, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 12 April, so let's get started. First news is with respect to ADB projects India's GDP growth at 7%. Now एशियन डेवलपमेंट बैंक की जब बात आती है तो इस पे हम ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स कर चुके हैं और मैं हमेशा आपको बार बार कहता हूँ जब भी इस तरह की चीजें आती है उनको रिवाइज कर लो। ओके और बाकी एक्स्ट्रा चीजें भी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अलावा जो मुझे आपको शेयर करनी होती है काम की, जैसे डाउन टू अर्थ से कुछ मिल जाता है कई बार। ओके बिजनेस स्टैंडर्ड से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती हैं हमें। साइंस रिपोर्टर है तो वो चीज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप मिस मत करना, स्पेशली इस टाइम पर मिस मत करना जब आपका एग्जाम सर पर है। हर चीज के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, टाइम भी नहीं है उतना, ना मेरे पास ना आपके पास। सो बी मेक श्योर दैट आप टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहें। ओके तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एट 7% दिस ईयर। नो सी इसमें आपको कुछ चीजें समझनी चाहिए। जैसे फर्स्ट थिंग, इंडिया पर ज्यादा इम्पैक्ट क्यों होगा हर चीज का। फर्स्ट है हायर सेंसिटिविटी टू इन्फ्लेशन। नाउ यू नो कि हमारा जो सीपीआई इंडेक्स है उसमें फूड का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। एंड हमारे यहाँ फूड की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ऑयल, मैं कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूँ, एडिबल ऑयल। ठीक है, इसके लिए हम काफी हद तक हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। क्लियर। अब इंडस्ट्री में जब फूड प्रोसेसिंग वगैरह की बात आती है उसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे आती है तो हर चीज किस पर डिपेंड है, पेट्रोल एंड डीजल सॉर्ट ऑफ चीजों पर। राइट, एंड इसके लिए भी हम लोग कहाँ डिपेंडेंट हैं, इंपोर्ट पर। right? अगर वहां पर कुछ होता है जैसे कि रेड सी में प्रॉब्लम चल रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो बढ़ गई है। या तो आपको अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के आना पड़ रहा है तो लेंदी हो गई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और अगर आप रिस्क लेके हाउदी रेबल्स वाले रेड सी से आ भी रहे हो तो शिपिंग कॉस्ट और उन शिप्स के साथ आने वाली इंश्योरेंस कॉस्ट ये सब महंगी हो गई है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर काफी हैं ये बताने के लिए इंडिया को कि आपकी कंट्री में इस वक्त थ्रेट है इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन का। ठीक है, दिस इज इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन, ये डोमेस्टिक इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट लेड। इंपोर्ट की वजह से ही हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आ रहा है। क्लियर। गवर्नमेंट के हाई टैक्सेस एंड वो सब अपनी जगह है, वो डोमेस्टिक पॉलिसी का पार्ट है। ओके, सो इंडिया पे ज्यादा इंपैक्ट होगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई सेंसिटिविटी टू इन्फ्लेशन। सेकंड इज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, क्योंकि आई थिंक मोदी सरकार ने जब शुरू किया था तब हमारा रेट कहीं 55-60 के आसपास था एक्सचेंज रेट, आज 85 के आसपास है। ओके, तो जैसे जैसे ये हमारा रुपी कमजोर होता जाता है। अब आपको मोदी जी का स्टेटमेंट याद होगा उस टाइम का, वो कहते थे कि रुपया उस देश का गिरता है जिसकी सरकार डैश डैश डैश। ओके, एनीवे चलिए एक बार ये और देख लेते हैं कि रुपी जब गिर रहा है तो इसके कोई फायदे भी होते हैं या सिर्फ नुकसान ही है। ठीक है, रुपी अगर हमारा गिर रहा है, अब दो टर्म्स में फर्क समझिए पहले, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। इन दोनों में फर्क क्या है। सी डिवैल्यूएशन वहां होता है जहां पर सेंट्रल बैंक जो है हर देश का, ठीक है, जैसे हमारा आरबीआई, ये डेलिबरेटली जब रुपी को गिराता है। और ये जब होता था जब हम फॉलो करते थे फिक्स एक्सचेंज रेट पॉलिसी। चाइना आज भी यही फॉलो करता है, फिक्स एक्सचेंज रेट। उसका जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करता है कि मुझे एट चाइनीज युआन रखने हैं या 9 चाइनीज युआन रखने हैं फॉर $1। ठीक है, वो फिक्स एक्सचेंज रेट है। उसमें जब फिक्स एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक खुद कहे कि अब से हमारी करेंसी की वैल्यू सपोज कि अब हमारी वैल्यू 90 रुपीज होगी $1 की। ठीक है, तो अगर इस तरीके का प्रोसेस अगर इंडिया में आज भी होता तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि हम लोगों की करेंसी डिवैल्यू हुई है। ठीक है, आरबीआई ने की है डेलिबरेटली और फिक्स कर दिए कि 90 रुपीज रहेगी। अब डेप्रिसिएशन होता है जब हम लोग मार्केट के ही डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ देते हैं। ठीक है, कितना डॉलर हमारे इंडिया में आ रहा है, जैसे मान लो कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आने लगे, डॉलर ज्यादा आने लगे, तो हमारे इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में क्या हो गया, डॉलर की ज्यादा अवेलेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब जिनको एक्सचेंज करना है वो रुपी लेकर आए अपना, उन्होंने कहा कि हमें डॉलर चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉलर बहुत इजीली अवेलेबल है इस वक्त, तो वो लोग क्या कहेंगे, अभी वो कहेगा कि 85 एक्सचेंज रेट चल रहा है, वो कहेंगे मत दो, डॉलर तो आपके पास पड़ा हुआ है, रखे रहो, हम 85 नहीं देंगे, हम 80 देंगे। ठीक है, तो क्योंकि डॉलर की सप्लाई ज्यादा आ गई ना तो इसमें हमारा रुपये क्या कर जाता है, एप्रिशिएट। दिस इज कॉल्ड एट एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अब सपोज कि हमारे यहाँ फॉरेन से आने वाला डॉलर कम हो गया, ये डॉलर गिर के हार्डली इतना ही बचा अब। ठीक है, लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल पे डिमांड थी वो है अभी भी। तो अब ये लोग जब आएंगे तो जो डॉलर एक्सचेंज वाली जो एजेंसीज होंगी वो क्या कहेंगी कि अब डॉलर कम है यहाँ पर, आप अगर हमें 90 रुपीज देते हो तो ठीक, अदरवाइज हमारे पास और भी लोग हैं जिनको डॉलर चाहिए।
ठीक है, क्योंकि अब डॉलर का इनफ्लो कम हो गया है हमारी कंट्री में, तो ऐसे में 90 रुपीज अब वो मांगेगा, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, रुपी इतना हमारा डेप्रिशिएट कर जाएगा। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। डोमेस्टिक में हमें जैसे ऑयल इंपोर्ट करना है तो हमें डॉलर में ही पे करना होगा ना फॉरेन कंट्रीज को, राइट। तो जितना ज्यादा हम इंपोर्ट डिपेंडेंट होंगे उतना ज्यादा हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी बाहर के बिल पे करने के लिए। और फिर अगर उतना इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं आ रहा है थ्रू एफडीआई या एफआईआई या फिर फॉरेन रेमिटेंसेस, तो फिर हमारा रुपी डेप्रिशिएट होता जाता है। ओके, तो डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन तीनों में फर्क समझ में आया। अब अगर आपको ये फर्क समझ में आया होगा तो अब एक चीज और सोचिए कि अगर सपोज कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, 65 से डेप्रिशिएट होकर हमारा आ गया 85 रुपीज पर डॉलर, तो इसके कुछ फायदे होंगे क्या? होंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि एक्सपोर्टर्स जो है उनके लिए क्या फायदा है। एक्सपोर्टर, सपोज कि वीट एक्सपोर्टर्स है, राइस एक्सपोर्टर्स है, उन लोगों ने कुछ भेजा यहाँ से, ये एक टन राइस या वीट हमने भेजा, तो हमारी इनकम कितनी हुई? सपोज $1 इनकम हुई है, लेकिन पहले अगर मैं $1 का वीट भेज रहा था तो मेरे पास आ रहे थे इंडिया में सिर्फ 65 रुपीज, अब मेरे पास कितने आ रहे हैं? 85 रुपीज। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्टर होता है उसको फायदा होता है जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है, राइट? उसी तरीके से सपोज हमारे यहाँ पर किसी कंपनी ने मोबाइल फोन बनाया, ओके, उसने बाहर मोबाइल फोन बेचा, सपोज $1 में बेचा, तो उसको पहले 65 रुपीज ही अर्न हो रहे थे यहाँ पे हमारे यहाँ जो कंपनी है मोबाइल बनाने वाली, लेकिन अब वो कितना अर्न कर रही है? 85 रुपीज। तो एक्सपोर्टर को क्या हुआ? फायदा। अब इंपोर्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंपोर्टर सपोज इसने एडिबल ऑयल, पाम ऑयल इंपोर्ट किया, ओके, पहले ये इंपोर्ट कर रहा था पाम ऑयल, तो इसको देने पड़ रहे थे 65 रुपीज बाहर वाली कंट्री को, बाद में कन्वर्ट होगा डॉलर में, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कितना देना पड़ रहा था मुझे और एडिबल ऑयल इंपोर्ट करने का? सिर्फ 65 रुपीज, ठीक है, लेकिन अब मुझे एडिबल ऑयल इंपोर्ट करने के लिए कितना देना पड़ेगा? 85 रुपीज, राइट, तब जाके मैं इंपोर्ट कर पाऊंगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंपोर्टर है वो डेप्रिसिएशन के टाइम किस में जाएगा? लॉस में, राइट। तो एक चीज श्योर है कि अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है तो एक्सपोर्टर को फायदा होता है, जबकि इंपोर्ट करने वाले को नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा रुपये डेप्रिशिएट हो चुका है, तो हमें और ज्यादा रुपीस हमें देने पड़ेंगे इंपोर्ट के लिए, राइट। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि अगर रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है तो फायदा किसका? एक्सपोर्टर का, नुकसान किसका? इंपोर्टर का। अब हमारी इंडिया की इंपोर्ट ज्यादा है या एक्सपोर्ट ज्यादा है? ट्रेड डेफिसिट $190 बिलियन का है ना हमारा, ठीक है, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसीलिए हम लोग जब भी डेप्रिशिएट होता है रुपी तो हम लोग के लिए अच्छी खबर नहीं होती है, क्योंकि उससे एक्सपोर्टर्स को तो फायदा होगा लेकिन जो इंपोर्टर्स हैं उनको नुकसान होता है, और इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, ठीक है। अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें तो फिर हमारे लिए ये डेप्रिसिएशन अच्छी चीज होगी, ठीक है। इसलिए जब उस टाइम मोदी जी मिसगाइड करते थे जनता को, मासूम जनता को, कि नहीं देखो मनमोहन सिंह के टाइम रुपी गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ऐसा नहीं था, कोई बुरा ही नहीं था उसमें, सिर्फ सब कुछ बुरा नहीं था उसमें, अच्छा ये भी था कि हम लोग अपने एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए फॉरेन की तरफ, ओके। तो आम जनता इतना डिटेल में समझती नहीं है और मीडिया समझाता भी नहीं है, तो वो मिसगाइड होता रहता है, करेंसी गिर रही है, कमजोर प्रधानमंत्री की वजह से गिर रही है, सरकार की वजह से गिर रही है, इस तरह की बातें बोल के बहुत बेवकूफ बनाया गया उस टाइम जनता को, राइट। तो याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन अगर होता है वैल्यू का तो एक्सपोर्टर गेन करेगा, इंपोर्टर लॉस में जाएगा, ओके। देन ग्रेटर रिलायंस ऑन इंपोर्टेड गुड्स, हमारा इंपोर्ट ज्यादा है तो ये सारे फैक्टर्स इंडिया के अगेंस्ट जाते हैं। If the spike in the shipping cost triggered by strife in the Red Sea persists, it could add to inflation pressure. ये भी हमने समझ लिया। और नॉर्मल मानसून होने की उम्मीद है, रिप्राइव ये रूरल कंजम्पशन को बढ़ाएगा। अब देखिए, कल हमने सब कुछ जान लिया, एल नीनो, ला नीना, मोडोकी, इंडियन ओशन डायपोल, ओके, नीनो इंडेक्स, वो सब जान लिया। आई होप आपने कल का सेशन जरूर देखा हो, ओके। अब देखिए, अगर मानसून नॉर्मल होता है तो उससे फायदा क्या होगा कि मानसून अगर अच्छा रहा तो फार्मर का प्रोडक्शन अच्छा होगा, फार्मर का प्रोडक्शन अच्छा होगा यानी कि उसकी इनकम अच्छी हो जाएगी। अब इनकम अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है कि वो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं खर्च करेगा, हो सकता है वो अपने खेतों के लिए मशीनरी ले इस बार, राइट, हो सकता है कि वो अपने घर में कुछ बेटर करे, घर बनाए, उसके लिए डिमांड जनरेट होगी। यानी कि रूरल एरियाज में जब एग्रीकल्चर अच्छा होता है तो इनकम बढ़ती है और उससे डिमांड बढ़ती है, ओके, इसी को हम कहते हैं रूरल डिमांड। और अब इस डिमांड को फुलफिल कौन करेंगे? इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज का फायदा होता है, उनके ट्रैक्टर सेल होंगे, उनकी ट्रॉली सेल होंगी, राइट, कोई घर बना रहा है तो सीमेंट, लोहा, सरिया, ये सब सेल होता है, राइट। तो इंडस्ट्रीज को भी फायदा होता है जब रूरल डिमांड बढ़ती है, और रूरल डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, ओके। प्रोडक्शन बढ़ने के लिए इंडिया में जरूरत क्या है? मानसून अच्छा हो। इंडिया अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द साउथ एशिया जीडीपी, साउथ एशिया यानी हमारी आसियान, सॉरी, सार्क कंट्रीज, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान वगैरह, ठीक है। तो अब साउथ एशिया की बात करें तो 80% तो इंडिया की जीडीपी हो जाती है उसमें, बाकी तो सब बहुत छोटी छोटी है।
हायर इनकम विल स्पर हायर कंज्यूमर डिमांड। अब ये तब होगा ना जब लोगों की इनकम हाई होगी, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो डेटा बताता है कि रियल इनकम जो है लोगों की, अगर हम इन्फ्लेशन पर एडजस्ट करें तो डिक्रीज हुई है पिछले 5 सालों में, थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट। और जॉब्स नहीं है, और जो लोग कर भी रहे हैं वो ऐसी जॉब्स कर रहे हैं जो उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, लाइक डिलीवरी बॉय एंड सो ऑन। तो उससे हम लोग ना अपने लोगों की इनकम बढ़ा पा रहे हैं, तो उस लेवल की डिमांड भी मार्केट में जनरेट नहीं हो पा रही है। अगर इनकम अच्छी होती है, डिमांड जनरेट होती है, तो इंडस्ट्रीज भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाती, ठीक है, उससे फिर सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता, राइट। और उसी तरीके से फिर इन्हीं इंडस्ट्रीज को और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता लोगों को, क्योंकि उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है, राइट। ये सब बातें हमने मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम समझी हुई हैं। म्यूटेड एक्सपोर्ट्स, इस बार एक्सपोर्ट्स में हमें उतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, और इसका एक रीजन ये भी है कि जो फॉरेन की कंट्रीज है, यूएस, ईयू, इनके यहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, ठीक है, FIB एंड ऑल दोस यूरोपियन बैंक, इनकी जो सेंट्रल बैंक है वो हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चल रहे हैं सर, ठीक है, टाइट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो टाइटनिंग फॉलो कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो उनके लोग भी ज्यादा लोन नहीं ले रहे हैं, और उनके मार्केट में भी ज्यादा डिमांड जनरेट नहीं है, और डिमांड नहीं है तो इंडिया के इंपोर्ट्स की भी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, वहां पर इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा है, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट थोड़े से कम रह गए हैं। FDI इनफ्लो विल लाइकली टू बी रिमेन म्यूटेड, क्यों? क्योंकि ऊपर से जब उनको लोन महंगा मिल रहा है, उनके यहाँ भी इंटरेस्ट रेट हाई है, तो अब कोई बेवकूफी होगा ना जो वहां से हाई इंटरेस्ट पे लोन लेगा और फिर इंडिया की शेयर मार्केट में आके इन्वेस्ट करेगा, या इंडिया में आके FDI लेके आएगा, राइट। तो इसीलिए क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में भी इलेक्शन का दौर है, वहां भी वो लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भी मनी सप्लाई को थोड़ा सा रिड्यूस करके रखा हुआ है बाय कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय देयर सेंट्रल बैंक, राइट। हमारे यहाँ भी यही हो रहा है, टाइटनिंग फॉलो कर रहे हैं हम लोग भी, ताकि मनी सप्लाई ज्यादा ना बढ़ जाए और इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। अब क्योंकि उनके यहाँ भी मनी सप्लाई रिड्यूस हो गया है उनकी इकोनॉमी में, तो इसका दोनों पे इम्पैक्ट है, ना तो ये लोग फॉरेन में जाके कोई FDI FII में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, और ना ही ये लोग कोई ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, कि जैसे इंडिया के क्लोथ्स बहुत जाते हैं, कॉटन टेक्सटाइल वगैरह, तो इन दोनों की डिमांड भी उतनी नहीं है, तो हमारे एक्सपोर्ट थोड़े से कम हो गए हैं इस वक्त, राइट। क्रूड ऑयल ऑयल में शॉक आ सकता है एनर्जी प्राइसेस में, ड्यू टू ऑल दोस हाउदी रिबेल्स और फिर रशिया का जो वॉर वगैरह चल रहा है। दूसरा, ADB का कहना है कि इंडिया नीड ए सिंपलर टैरिफ पॉलिसी टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो हाँ, टैरिफ पॉलिसी थोड़ी सी इजी चाहिए, क्योंकि हम लोग हर कभी टैरिफ हाई कर देते हैं, कभी लो कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन वट एवर। ओके, तो उस पर अभी हम आएंगे लास्ट में वापस। यहाँ पे मिस्टर शाह कह रहे हैं ओबीसी विल सफर द मोस्ट इफ इंडिया विंस। हाँ ठीक है, मान लिया। ओके, एप्पल, देखिए एप्पल पे प्रेशर आया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ वर्डिंग चेंज कर दी है। इन लोगों ने बीच में ये कहा था कि सरकार जो है वो आपके एप्पल फोन्स को हैक करने की कोशिश कर रही है, इस तरह की न्यूज आई थी, राइट, कुछ मंथ पहले। आफ्टर ए रिपोर्ट ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट टू गिव अथॉरिटीज डिनाइबिलिटी फॉर हैकिंग अटेम्प्ट्स ऑन पॉलिटिकल लीडर्स, जन, और ये हैक जो आप कर रहे हो ना, ये कोई आप सेपरेटिस्ट या टेररिस्ट टाइप के लोग को नहीं कर रहे, आप अपनी खुद की कंट्री के पॉलिटिकल लीडर्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, okay, who have repeatedly been alerted to authorize intrusions into their phones from spyware such as Pegasus, which the intelligence bureau acquired in 2017। अब देखिए, ये सरकार ने जासूसी की है, अच्छे अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके फोन को टैप किया गया है, पेगासस वायरस यूज किया गया था, ठीक है, बस प्रूफ नहीं कर पाया कोई, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब अगर आप पॉलिटिक्स में जाएंगे तो एक टाइम माना जाता था कि RSS का कंट्रोल रहता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी की, अटल जी की हो, इनकी हो, लेकिन पेगासस के थ्रू सबके सीक्रेट्स निकाले गए, सबके फोन में डिटेल होती है कि उनका ब्लैक मनी कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ इनके अकाउंट हैं, वगैरह वगैरह, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड काफी सीक्रेट्स इनमें फोन में पड़े होते हैं। ये सब जब आप एक्सेस कर लेते हो तो ये काम आता है ब्लैकमेलिंग करने के, ठीक है, कि अब आप पार्टी चेंज करके दिखाइए, अब आप उस पार्टी में जाके दिखाइए, तभी तो सब माइग्रेट होके बीजेपी में आ रहे हैं, ठीक है। बीजेपी की इस वक्त हालत ये है कि उसने इस वक्त जो कैंडिडेट उतारे हैं लोकसभा में, उसमें से एवरी फोर्थ कैंडिडेट हैज कम फ्रॉम कांग्रेस और अदर ऑपोजिशन पार्टी, ओके, इस वक्त इलेक्शन में। अच्छा, तो ये सब इसके थ्रू किया गया है। तो एप्पल इंक ने क्या किया है, इसने स्टेट बैक्ड अटैकर्स, ठीक है, यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग को रिप्लेस कर दिया मर्सिनरी हैकिंग से, बस इतना किया है इसने। ऑलराइट, यहाँ पर पहली बार नाम भी नहीं लिया, इनफैक्ट अभी भी मोदी जी चाइना का नाम लेने ही नहीं चाहते, जबकि लद्दाख के लोग वहां कह रहे हैं कि हम पाशमीना, उन लोगों ने अभी कहा था कि हम पाशमीना मार्च करेंगे, हम ये दिखाएंगे आपको चल के कि आप देखिए चाइना कितना ज्यादा अंदर आ चुका है, करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन वो ले चुका है इंडिया से। बट पीएम मोदी जी ना तो उनका नाम लेते हैं और उल्टा डिनाई कर देते हैं कि ना कोई घुसा है या कोई घुसा आया है, इस तरह की लैंग्वेज उन्होंने बोली थी। Mr. Modi has thus far avoided direct referring to China or making any comments in public
or in parliament about the state of ties over the past 4 years. Okay? और एक टाइम एक पॉडकास्ट में मिस्टर जयशंकर ने कहा भी था कि चाइना इज अ बिग इकोनॉमी देन अस, हाउ कैन वी फाइट विद देम, ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स भी थे। बट सेम थिंग फिर अप्लाई होती है कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम ये बहुत बोलते थे कि चाइना को लाल लाल आंखें करके समझाना चाहिए था, तो फिर आप समझा लीजिए। अब भी तो वही कर रहा है चाइना। ठीक है, तो देखिए अगर आप मोदी जी को देखेंगे ना, तो एज अ चीफ मिनिस्टर 2014 से पहले और एज अ प्राइम मिनिस्टर 2014 के बाद ही इज कंप्लीटली डिफरेंट। पहले वो जो बोलते थे उसका जस्ट ऑपोजिट ही चला है उनका टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, उसमें से मैंने हर एक कंसेप्ट समझाया। नाउ फायर डिस्ट्रॉय नियरली 100 हेक्टेयर्स ऑफ वायनाड सेंचुरी। नाउ डू यू थिंक कि ये फायर ऑटोमेटिक लगती है, लगाई जाती है? अगेन ये बातें आप एग्जाम में लिख नहीं सकते, बट मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा जो पैटर्न आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास, कि जब भी आप देखेंगे ना इस तरह की कोई फायर लग रही है सेंचुरीज वगैरह में, तो आप हमेशा देखेंगे कि उसके आसपास कोई ना कोई कल्टीवेशन हो रहा होगा, कोई ना कोई कमर्शियल क्रॉप का कल्टीवेशन हो रहा होगा, और अधिकतर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वहां रहने वाले लोग या कंपनीज, और इसी के लिए ये फायर इंसिडेंट्स लगवाए जाते हैं, ताकि फिर ये जो जंगल का एरिया था वो क्लियर हो जाएगा फायर से, तो हम अपना कल्टीवेशन और एक्सपैंड कर देंगे। कई बार जानबूझकर लगाई जाती है। हमेशा नहीं, बट समटाइम्स इट हैपन। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में इस बार अभी पिछले 6 महीने में दो, देखिए एक भारत भवन है और एक और भवन है जहां पर सरकार की इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी जाती हैं, उन दोनों में फायर लगी। ठीक है, और 6 घंटे तक वो बुझाई नहीं गई, काफी सारी फाइल्स जल गई, और उनमें काफी इंपॉर्टेंट फाइल्स थी, जैसे कोविड के टाइम पर जो भी आपने खरीदा सरकार ने, ओके, किट्स वगैरह, उन सबके रिकॉर्ड्स थे। दूसरा पटवारी घोटाला हुआ था, तो उसकी जांच कमेटी की रिपोर्ट आई थी, एक इंक्वायरी कमीशन थी, वो रिपोर्ट भी इसमें जल गई। और ऐसा नहीं होता कि भोपाल जैसी कैपिटल में आपको 6 घंटे तक आप एक बिल्डिंग में फायर बुझा नहीं पा रहे हो। जब सबूत मिटाने होते हैं तो फिर इस तरह की चीजें की जाती हैं। तो इसी तरह से यहाँ देख लीजिए वायनाड सेंचुरी में जहाँ पे आग लगी, क्लोज टू 100 हेक्टेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड इन वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ है? केरल में। नाउ दिस इज द फोर्थ फायर, ये पहली भी नहीं है, दिस इज द फोर्थ फायर इंसिडेंट इन दिस सेंचुरी दिस ईयर। तो अब आप कहीं ना कहीं गैस कर सकते हो दैट एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी नेचुरल हियर। ये रीजन दे रहे हैं कि ड्राइड बैम्बू पॉट्स, हाई टेम्परेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ समर रेन एंड gusty winds and withered undergrowth caused the fire to spread rapidly. The fire also affected a rubber plantation. Again, I told you. Okay. Rubber plantation near the sanctuary. Okay. So that is the reason. Alright. Now, पर एग्जाम में ऑफ कोर्स आप एग्जाम में लिख नहीं सकते, सो बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं आप हमेशा देखिएगा, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन आपको दिखेगा। दैट्स कॉल्ड reading news between the lines. It was reported that the lower mammals and reptiles sustained injuries. अब ये जो reptiles वगैरह होते हैं इनको बहुत ज्यादा इंजरी होती है ऐसे फायर इंसिडेंट्स में। ऑलराइट, नाउ आगे चलते हैं। पोल सीजन। अब देखिए हमने मालदीव से एक चीज जिससे सबसे ज्यादा नफरत की है मालदीव से, वो ये था कि उसने अपने डोमेस्टिक इलेक्शंस में फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट किया। ठीक है? उसने इंडिया आउट कैंपेन चलाया, उसका यूज किया, लोगों के सेंटीमेंट से खेला, और फिर अल्टीमेटली वो इलेक्शन जीत गया मिस्टर मोइजू। राइट, बट इससे क्या हुआ कि जो फॉरेन पॉलिसी थी इंडिया के साथ मालदीव्स की, वो इम्पैक्ट हुई। क्लियर? तो हमेशा ये इंश्योर करना जरूरी हो जाता है कि आपकी डोमेस्टिक इलेक्शन जो पॉलिसीज होती है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को हार्म ना करे। फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, चाहे सरकारें बदलती रहें, चाहे पार्टी बदलती रहें। राइट, तो ये चीज मालदीव ने गलत की, बट ऐसी ही चीज इंडिया भी कर बैठा है, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर। जब इन्होंने तमिलनाडु में, जहां पे फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने वाले हैं अब, वहां पर श्रीलंका के साथ कच्चाथीवू आइलैंड को बेवजह प्रॉप अप कर दिया। बेवजह एकदम, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी मैरीटाइम बॉर्डर में ही फॉल करता है। सेकंड थिंग इज कि ये फिशरमैन के अरेस्ट की वजह है ही नहीं, फिशरमैन के अरेस्ट की वजह है कि हमारे जो तमिल फार्मर्स हैं वो काफी अंदर श्रीलंकन बॉर्डर्स में चले जाते हैं। और आपने इसका सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं की। हम 74 एंड 76 में एग्रीमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, सब कुछ मैटर सेटल था। आपने बेवजह अपने इलेक्शन के चक्कर में इस मैटर को बेवजह उठा दिया। उसके बाद आपने सिर्फ ये कहा कि हमने कच्चा थी वो आइलैंड दे दिया उनको। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन कर ही चुका हूं मैं, तो आज मैं दोबारा उसमें नहीं जाऊंगा। ठीक है, पिछले 2 दिन से हम कच्चा थी वो आइलैंड में, लेकिन एट द सेम टाइम हमें कन्याकुमारी के पास यहाँ पे वेज बैंड जो है, ठीक है, वेज बैंक, उसके राइट्स भी तो मिले ना। और यहाँ पर तो पेट्रोलियम रिजर्व माने जाते हैं, यहाँ पे रिसोर्स रिच रीजन है, हमें इसके राइट मिल गए, हमने कच्चा थी वो के राइट्स पूरी तरीके से श्रीलंका को दे दिए।
नहीं, ये पूरा मैटर समझ चुके हैं। तो ये इस तरह की चीजें जो होती है, अब ये श्रीलंका में एक डाउट क्रिएट करती है, नॉट जस्ट श्रीलंका बट आसपास की जितनी भी कंट्रीज जैसे बांग्लादेश है, इनके साथ हमने दो चीजें एग्री की है। मैरीटाइम बॉर्डर एग्री की हमने आफ्टर यूएन क्लॉज का जो जजमेंट आया था उसके बाद, ठीक है, हमने एक्सेप्ट की। सेकंड चीज, हमने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया जहां पे हमने 100 से ज्यादा एनक्लेव बांग्लादेश को दे दिए। तो क्या बांग्लादेश हम पे ये ट्रस्ट कर पाएगा कि अब कल को अगर कोई नई सरकार आएगी और वो भी अगर इसी तरह से इस मैटर को प्रॉप अप करे और फिर कहे कि ये पुरानी सरकार ने गलत किया, राइट? तो इससे जो ट्रस्ट होता है रीजन में आपकी कंट्री पे, वो अफेक्ट होता है। ऑलराइट, तो ये बहुत गलत किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, एंड लगभग हर हिस्टोरियन या हर राइटर यही कह रहा है कि ये बहुत गलत एटीट्यूड था प्राइम मिनिस्टर का, जस्ट फॉर इलेक्शन। However, rarely do general elections get conflated with the foreign policy issues as the upcoming elections in India seems to have become. 1974 इंडिया श्रीलंका एग्रीमेंट ऑन कच्चाथीवो आइलैंड, ओके, और यहाँ पर फिर मिस्टर जयशंकर ने भी कहा दैट द सॉल्यूशन मस्ट बी फाउंड फॉर कंटिन्यूइंग सिचुएशन तमिलनाडु फिशरमैन। बट द फैक्ट इज, हमने पिछले 2-3 दिन के एपिसोड में देखा कि फिशरमैन के अरेस्ट का रीजन ये है ही नहीं, उसके सिर्फ दो ही रीजन हैं। एक तो आप श्रीलंकन वाटर्स में जा रहे हो फिशिंग करने क्योंकि आपने अपने यहाँ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर दिए पूरे, एंड सेकंड थिंग कि आप ट्रॉलर्स का यूज कर रहे हो जो कि पूरे सी बैट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि यही ट्रॉलर्स श्रीलंकन फिशरमैन के लिए बैन है। ठीक है, ये दो रीजन है मेन, तो आपको इनको फाइंड आउट करना था, ना कि कच्चाथीवो आइलैंड को। इन लोगों ने कहा है कि लॉस ऑफ कच्चाथीवो आइलैंड एंड गेन ऑफ ऑयल रिच वेज बैंड। ये वेज बैंड याद रखिए, ये हमारे कन्याकुमारी के पास है और काफी ऑयल रिच है, और यहाँ पे ऑप्शन भी कर रही है गवर्नमेंट अब एक्सप्लोरेशन के लिए। While the aim of the statement is to have an impact on the first phase of India's general election, where Tamil Nadu will vote next week, but the long-term impact on bilateral ties with Sri Lanka have been ignored. गवर्नमेंट ने अभी हमारी गुडविल थोड़ी बन रही थी श्रीलंका के साथ, क्योंकि हमने उसको लोन भी दिया था जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, और आईएमएफ से भी लोन सैंक्शन कराया, ऑलमोस्ट $4 बिलियन की हेल्प की हमने श्रीलंका को उसके इकोनॉमिक क्राइसिस से आगे आने के लिए। लेकिन इस स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं वो जो गुडविल थी वो खराब कर दी। ठीक है, वहां के न्यूज़पेपर में जिस तरह की लैंग्वेज यूज की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट, वो भी मैंने आपको दिखाई थी। नाउ क्रेडिबिलिटी कुड टेक ए हिट, दिस रेज अनदर इंटरनेशनल क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैरीटाइम बॉर्डर सेटलमेंट किया गया बांग्लादेश के साथ, इट वाज एक्सेप्टेड बाय न्यू दिल्ली इन 2014 आफ्टर जजमेंट फ्रॉम यूएन ट्रिब्यूनल। ठीक है, और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, एक्सचेंज किए हमने एनक्लेव, हमने कुछ 20 ऑड एनक्लेव लिए अपनी तरफ और 100 ऑड एनक्लेव उनकी तरफ दिए। ओके, तो इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी एज अ इंटरलॉक्यूटर डाउटफुल होती है। ठीक है, अब जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, तो इसको भी इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इसको रिवोक करने की बात की है बार बार, जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि रीनेगोशिएट कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये जो ट्रीटी जब साइन की गई थी तो काफी ज्यादा फेवरेबल थी ये पाकिस्तान को, हम बहुत कम पानी यूज कर रहे हैं, मोस्टली पाकिस्तान में जा रहा है, लेकिन इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने के लिए पाकिस्तान तैयार है, बट इंडिया ने कोई स्टेप लिया नहीं है अभी इस तरफ। सीए की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका रिएक्शन आया है बांग्लादेश की तरफ से, वहां पे काफी रिएक्शन दिया गया है इसके अगेंस्ट, और शेख हसीना गवर्नमेंट तो क्लियर स्टैंड रखा है ये आपका डोमेस्टिक मैटर है, आप जानिए। लेकिन आप जिनको सिटीजनशिप डिनाई कर दो, जो बांग्लादेशी मुस्लिम जो हम लोग मानते हैं कि वहां से आए थे, अगर आप उनको सिटीजनशिप डिनाई कर दो तो बांग्लादेश उनको लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है, ये उनकी गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत क्लियर है। रूल्स फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और द लॉ वाज पास्ड इन 2019, बट अब आप देखिए कि ये एक्ट कब पास हुआ 2019 में, लेकिन आपने इसके रूल्स कब फ्रेम किए, अब 2024 में जब इलेक्शन आए। Okay? तो यही सब हाईलाइट किया जा रहा है आर्टिकल में कि कैसे इलेक्शन के हिसाब से ही ये गवर्नमेंट चलती है, आपकी वैकेंसीज बढ़ जाती हैं जब इलेक्शन आते हैं, तो ये ठीक नहीं है। दिस पुट ए डैम्पनर अदरवाइज स्ट्रॉन्ग टाइज विद द नेबर। CAA is purely a domestic law. Its foreign policy implications are inescapable. It accused India's neighbors like Afghanistan, Bangladesh and Pakistan of persecuting minorities. जब हम लोग नॉन मुस्लिम्स को ऑन द नेम ऑफ परसिक्यूशन सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड को मैसेज दे रहा है कि ये जो माइनॉरिटीज इंडिया में आई हैं, इनके साथ परसिक्यूशन हुआ है बांग्लादेश में। तो ये चीज बांग्लादेश को भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप हमारा नाम खराब कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द एक्यूजिशन अगेंस्ट ए फ्रेंडली गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। अब अगर हम एनआरसी में कुछ लोगों को बाहर करते हैं, जो कि डेफिनेटली कोई तो होंगे ही, ओके, तो वो रह जाएंगे स्टेटलेस सिटीजन बन के। ठीक है, ना वो इंडिया के हैं ना बांग्लादेश के, उनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं रह जाती है। दे वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट CAA इन बोथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बट द मोस्ट वोकिफरस वर इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे इसके अगेंस्ट। दूसरा, चाइना के साथ भी स्टैंड ऑफ चल रहा है एट द LAC
China's People Liberation Army has not yet vacated the land that it took control in April 2020. Okay, अभी तक उसी के कंट्रोल में. Then issue of alleged transnational killings, कनाडा और यूएसए में जो हमने किया था, ठीक है, निज्जर की डेथ हुई है, मतलब किलिंग हुई है वहां पर कनाडा में, और ट्रूडाउ ने अक्यूज किया था कि इंडिया का हाथ है इसमें. देन पन्नू का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, यूएस ने क्रिटिसाइज किया फिर इंडिया को. नेक्स्ट ट्रूडाउ गवर्नमेंट इन कनाडा, एजेंट्स ऑफ इंडियन असैसिनेटेड ए सिख कम्युनिटी लीडर. Then Indian agents also killed two Pakistani nationals. British India report that says Indian intelligence is possibly behind the killing of 20 other Sikh and Islamist separatist operative in Pakistan. Okay, तो इस तरह से ये वर्ल्ड ओवर चल रहा है इंडिया के अगेंस्ट. डिस्क्रिप्शन इज द की. ऑल ऑफ दीज इश्यूज कैन ओनली बी रिजॉल्व डिस्क्रीटली इन क्लोज बायलैटरल नेगोशिएशन. अगर आपको कजाक पे कुछ रीनेगोशिएशन करने भी थे तो वो आपको करना था डिप्लोमेटिक लेवल पर, क्लोज डोर्स के बिहाइंड, नॉट इन दी फुल क्लियर ऑफ इलेक्शन कैंपेन रैलीज एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. ओके, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने गलत किया. चलिए लद्दाख की बात करते हैं. तो मिस्टर सोनम वांगचुक, इनको मिल चुका है पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड. इस अवार्ड पे मैं आपको शॉर्ट नोट डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, अभी यहाँ पे बताने के मूड में नहीं हूँ. ओके, टाइम जाएगा फोकट. लद्दाख कंप्राइजेज 97% इंडिजिनस ट्राइब. ठीक है, इस पे मैं ऑलरेडी 6 शेड्यूल से रिलेटेड आपके साथ एक मीन्स 450 का सेशन कर चुका हूँ. क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और ये चीजें डिटेल में जानना जरूरी है, एग्जाम में आएंगी आपको. Ladakh comprises 97% indigenous tribe, many of whom lead simple pastoral life and farming and animal rearing. बट हिमालयन रीजन में सबसे ज्यादा जो खतरा है इस वक्त वो है डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज टू फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्लाइड, ग्रीन हाउस गैसेज, अदर पॉल्यूटेंट. करीब 15,000 ग्लेशियर्स हैं ओवरऑल हिमालयन रीजन में, इसलिए इसको वर्ल्ड का थर्ड पोल कहा जाता है. अभी ग्लेशियर्स का फायदा क्या होता है कि ये जब समर में मेल्ट होते हैं तब वो रिवर्स में वाटर देते हैं, इसलिए हिमालयन रिवर्स को हम क्या कहते हैं, पेरिनियल रिवर्स. राइट, पेरिनियल रिवर्स. जैसे गंगा का एग्जाम्पल अगर हम लें तो उसमें मानसून से पानी रहेगा, विंटर में यमुना में मानसून के थ्रू पानी आएगा, और समर्स में क्या होगा, ये ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे तो उसके थ्रू पानी आएगा. बट इन रिवर्स में साल भर पानी रहता है. पेनिनसुलर रिवर्स देख लेते हैं, नर्मदा जैसी हो गई, गोदावरी हो गई, ये एंटीसीडेंट रिवर, ये पेरिनियल रिवर नहीं है. इनमें आपको समर्स में ज्यादा पानी नहीं मिलता क्योंकि इनको कोई ग्लेशियर फीड नहीं कर रहा है. ओके, देन 2008 में हमने क्या तैयार किया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि मैंने आपके साथ 12 अप्रैल को डिस्कस किया था. ठीक है, नोट भी दिया था मैंने आपको इस पे. उसमें 8 प्लान है टोटल अंडर दिस नेशनल एक्शन प्लान. 8 सब प्लान है. उन 8 में से एक प्लान क्या था हमारा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम. राइट, लेकिन अब हिमालय को ही डैमेज कर रहे हैं हम लोग लद्दाख में बहुत रैपिड डेवलपमेंट करके. राइट, अब ये जो हिमालयन इकोसिस्टम हमारा था, इसका हमारा गोल क्या था, टू डेवलप ए कैपेसिटी टू साइंटिफिकली असेस एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द हिमालयन रीजन टू क्लाइमेट चेंज एंड कंटिन्यूअसली असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम. राइट, ये हमारे सब मिशन का गोल था, बट कहीं ना कहीं हम उस मिशन से थोड़ा सा भटक गए. अब हुआ क्या है, जब से यहाँ पे लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, सेवरल मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च्ड एट रैपिड पेस, like construction of bridge, widening of road, tunnels, railway lines, mega solar projects, state-of-art airport terminal, wayside amenities to boost tourism. For example, Zojila Tunnel, right, जो कनेक्ट करता है हमारे कारगिल जंस्कर को. सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट करीब 20,000 एकड़ में इन दी चांगथांग रीजन. उसके अलावा लद्दाख की लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी लेकर आए 23 में, विच एम्स टू मेक यूटी ऑफ लद्दाख वन ऑफ द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट. तो ये ठीक है कि आप वहां पे रैपिड डेवलपमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, बट द थिंग इज कि क्या वो हिमालयन रीजन जो है, क्या वो इस डेवलपमेंट के लिए तैयार है या नहीं. ओके, दिस रीजन हैज सीन डिजास्टर. हिमालयन रीजन की अगर हम बात करें तो काफी डिजास्टर्स देखे गए सिंस 2010. लाइक क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिससे फ्लड आए थे केदारनाथ में, ये काफी लोगों की जान गई. जनवरी 23 में जोशी मठ सिंक करना शुरू हो गया था, घरों में दरारें आ गई थी. नवंबर 23 में रेस्क्यू ऑफ 41 ट्रैप्ड वर्कर्स इन कोलैप्स्ड सिलक्यारा टनल. ठीक है, वहां पे आप टनल बनाने जा रहे थे तब वो माउंटेन खिसक गया था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जब एक कंस्टिट्यूट की थी एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी, उसने सजेस्ट किया था कि अथॉरिटी शुड लिमिट द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स विजिटिंग द चारधाम हिमालयन श्राइन एट केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री टू कैरिंग कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मतलब सस्टेनेबल वे में, यानी जितनी वहां पे लोग जा सकते हैं उतना ही अलाउ किया जाए. एक कोटा रखा जाए कि मंथ में इतने ही टूरिस्ट आ सकते हैं. राइट, कैरिंग कैपेसिटी. ऐसा ना हो कि ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो फिर क्या होगा, आपको रोड ब्रॉड करने पड़ेंगे गाड़ियां, ताकि ट्रैफिक जैम ना लगे. आपको और होटल्स बनाने पड़ेंगे,
उसके लिए आपको और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर आप रिवर बैंक को इनंडेट करोगे, फिर उसका रिवर कोर्स चेंज होगा, कभी फ्लड आएंगे कभी कुछ, जैसा कि हमने उत्तराखंड में देखा था, राइट। तो कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट एन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट विदाउट इरोडिंग इट। Some committees even suggested that no hydroelectric project are set up in the paraglacial zone. Hardly any due diligence, which include risk assessment, safety measures, and geological and seismic analysis, goes into any of the multi-crore mega projects in the mountains. हम कोई ड्यू डिलीजेंस लेके नहीं चलते, हम ये मान के चलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है, हमें तो इन्वेस्टमेंट लाना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। वी कैनॉट अफोर्ड टू अपसेट द फ्रेजाइल बैलेंस इन द हिमालयन इकोसिस्टम एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो थोड़ा सा लद्दाख और हिमालय से रिलेटेड ना कुछ चीजें देख लेते हैं जो थोड़ा नए बच्चों को दिक्कत होती है बेसिक समझने में। आप में से जो लोग आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, पता है तो इग्नोर करो आप लोग जिनको पता है। सही, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऑल दिस ए बी सी एंड डी, इनको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयन रेंज, राइट। काराकोरम, लद्दाख, संस्कर एंड कैलाश, ठीक है, ये कहलाती हैं आपकी ट्रांस हिमालयास। उसके बाद आते हैं आपके ग्रेटर हिमालयास, जो कि ये वाली रेंज होती है, ये यहां से शुरू होते हुए, ये ई लिखा है जिसपे, यहां से शुरू होते हुए आपकी ईस्ट तक जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटर हिमालयास। नाउ यू माइट गेट कंफ्यूज कि इसके बाद फिर पीर पंजल, धौलाधार, ये सब क्या है, तो अभी पता चल जाएगा। ये जो लेसर हिमालयास आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो एफ लिखा हुआ है, ये जो लेसर हिमालयास है, ये ब्रोकन रेंज होती है। ये फर्स्ट, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। दीज आर ब्रोकन रेंज, सी दिस वन, दिस वन, दिस, ठीक है। ये जो मिडिल हिमालयास हैं हमारे, दीज आर ब्रोकन रेंजेस, इसी में आती है। तो मिडिल हिमालयास का ही पार्ट है आपकी पीर पंजल रेंज, राइट। उसके बाद आपकी धौलाधार रेंज, ये सब मिडिल हिमालयस के पार्ट है। उसके बाद नीचे जो लास्ट लाइन बच जाती है, ये है हमारी शिवालिक रेंज, जो कि ऑलमोस्ट हमारा जो तराई रीजन है यूपी बिहार का, उसके साथ मर्ज हो जाती है। दिस थर्ड वन इज कॉल्ड एज शिवालिक, राइट। तो इसमें ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि फिर पीर पंजल धौलाधार कहाँ गई, वो इसी का पार्ट है लेसर हिमालयास का, राइट। तो ये आप देख रहे हैं पीर पंजल रेंज, दिस इज धौलाधार रेंज, ये सब मिडिल हिमालयास का ही पार्ट है। और ये नीचे अब फिर आपकी आ जाती है शिवालिक रेंज। अब लद्दाख में आप ये लोकेशन याद रख लीजिए, बिकॉज आई कैन अश्योर यू कि इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने को या नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को। सो नॉर्थ में सबसे ऊपर तो है हमारा काराकोरम पास, उसके बाद आता है दौलत बेग ओल्डी, देन कम्स द दीपसांग प्लेन, दिस इज योर गलवान वैली, हियर इज हॉट स्प्रिंग, दिस इज नॉर्दर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो, दिस इज सदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो, ओके। ये सदर्न बैंक, ये नॉर्दर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो हॉट स्प्रिंग आएगा, उसके ऊपर जाएंगे गलवान वैली आएगा, उसके ऊपर दीपसांग प्लेन, और उसी का पार्ट है आपका दौलत बेग ओल्डी, देन कम्स काराकोरम पास। ओके, ये नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को भी आ सकता है, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने को भी आ सकता है, सो रिमेंबर दिस मैप, ओके। अभी आगे एक और क्वेश्चन आएगा टी सेल पर, तो इसको भी थोड़ा यहीं पर समझ लेते हैं ताकि हमें वहां पर टाइम ना देना पड़े। सी, अगर हम एक पूरे ब्लड की बात करें तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज प्लेटिलेट्स, सेकेंड इज आरबीसीज। ये कंसेप्ट जो है कार्टी सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, इसके अलावा एड्स, एचआईवी का जो क्योर है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ इन प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज। जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने देखा ही होगा। इसके अलावा भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर अपने आप को लिमिट रखूंगा सेम टॉपिक। मतलब शायद सबसे ज्यादा बार मैंने ये कार्टी सेल थेरेपी कराया होगा पूरे डिस्कशन में, ओके। सो ब्लड को अगर हम देखें तो प्लेटिलेट्स होते हैं, उसमें आरबीसीज होते हैं और डब्ल्यूबीसीज होते हैं। डब्ल्यूबीसीज को हम फर्दर अगर फर्दर कैटेगराइज करें तो उसको हम डिवाइड करते हैं ग्रैन्यूसोल्स एंड ए ग्रैन्यूसोल्स में। ए ग्रैन्यूसोल्स में आ जाएगा हमारा न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। अगेन अभी के लिए हमारा काम का नहीं है। ए ग्रैन्यूसोल्स में आ जाते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स में आते हैं हमारे टी सेल एंड बी सेल। ये दोनों हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हम कार्टी सेल थेरेपी पढ़ें, उसमें टी सेल हमारा यूज हो रहा है। जब हमने एचआईवी के क्योर की बात की थी तो उसमें बी सेल इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, राइट। सो कार्टी सेल थेरेपी वर्क कैसे करती है? आपकी बॉडी से ब्लड लिया जाएगा, उस ब्लड में से टी सेल सेपरेट किए जाएंगे, ओके। फिर इन टी सेल को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाएगा और इन पे एक रिसेप्टर लगा दिया जाएगा, एक स्पेशल तरह का रिसेप्टर लगा दिया जाएगा जिसे हम कहेंगे कार, चिमैरिक एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है। तो ये आपके सेल है, ये पिंक कलर के, ठीक है। इस सेल को देखिए, अब इस पे अगर हम ऐसे करके एक वाई शेप का रिसेप्टर लगा दें तो उसको कहते हैं हम कार्टी सेल,
ठीक है। तो आपका जो टी सेल था उसमें हमने चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर लगा दिए, ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं पॉइंटेड वन वाई शेप के। ओके, तब जाके ये आपका टी सेल अब क्या बन गया, कार्टी सेल। ओके, और हम ऐसे मिलियंस ऑफ कार्टी सेल ग्रो करेंगे लेबोरेटरी में, उसके बाद उसको वापस से आपके ब्लड में डाल देंगे और आपकी बॉडी में जाएगा वो, और कैंसर सेल को फाइट करेगा। अब कैंसर सेल को फाइट कैसे करेगा कि ये जो आपका कैंसरस सेल था, इसमें जो एंटीजन था ना, ये इवेट कर रहा था आपकी बॉडी, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हमने क्या किया, हमारे जो टी सेल हैं जिनका काम है कि जाकर इसको किल करेंगे, उस पे हमने एक रिसेप्टर लगा दिया, ये CAR कहते हैं इसी को, ठीक है, इसको रिसेप्टर लगा दिया। अब ये रिसेप्टर जाके ये जो एंटीजन है कैंसर सेल पे, इसको बाइंड करेगा और इस कैंसर सेल को किल कर देगा। ये है हमारी कार्टी सेल थेरेपी। अगेन रिपीटिंग, शॉर्ट में लिया है मैंने, लेंथ में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं पहले। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये सब पॉलिटिकल न्यूज है। अब पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा आएंगी जो कि हमारे काम की नहीं है एग्जाम में। ओके, यहाँ पे इसी के लिए मैंने आपको कार्टिसल समझाया था कि उसी का एक और तरीका है नेक्स्ट कार 19। तो इसके बारे में जानते हैं। कार्टिसेल कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये टी सेल एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल हैं, दे आर कलेक्टेड फ्रॉम योर थ्रू योर ब्लड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एज ल्यूकोफेरेसिस। इस प्रोसेस को याद रखिएगा, ल्यूकोफेरेसिस। आपके ब्लड से टी सेल कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को कह रहे हैं हम। देन दे आर मॉडिफाइड इन द लेबोरेटरी टू एक्सप्रेस ए स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज कार, दैट इज चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ये लगा दिए जाएंगे सरफेस पर टी सेल के। The gene responsible for encoding the CAR is developed synthetically in the laboratory। ठीक है, जो जीन इस प्रोटीन को बनाएगा, एनकोड करेगा CAR को, उस प्रोटीन को हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। एंड ए वेक्टर act as a vehicle to deliver this CAR into the patient's T cell। Okay, now the re-engineered T cells are then multiplied by millions in the lab and sent back to the hospital. The patient usually undergoes chemotherapy before receiving the CAR T cell। Now, this CAR comprises several components that enable it to identify cancer cell antigens and stimulate an immune response, और फिर ये जाकर उसको हिट करता है। Now, अब ये है जो नया है, FDA USA का, it approved 6 CAR T cell therapies till now and 4 of them target the CD19 cell। हम लोग ये जो हमारा एंटीजन जाके कनेक्ट हो रहा है और फिर टारगेट कर रहा है ना, वो टारगेट कर रहा है CD19 सेल को। ठीक है, ये सब बातें, ये सारे सेल वगैरह मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं पहले प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में। अगर आप चाहोगे तो मैं उस वीडियो को पब्लिक कर दूंगा, वैसे शायद नहीं भी करूंगा, बिकॉज फिर वो उन बच्चों के साथ चीटिंग हो जाती है जिन्होंने पे किया है इस चीज के लिए। बट आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है, 2-3 चीजें सर्च कर लेना यूट्यूब पे, आप समझ लो जिस टीचर से समझना है। फर्स्ट इज कार्टी सेल थेरेपी को डिटेल में समझ लेना। ओके, दूसरा स्टेम सेल थेरेपी, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज HIV का जो क्योर मिला है। ये 3 टॉपिक तैयार करके जाना एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। ठीक? किसी भी टीचर से समझ लो यार, सब सेम ही पढ़ाते हैं। ओके, टीचर में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस स्टूडेंट में होता है, और वो डिफरेंस क्रिएट होता है ड्यू टू रिविजन। पढ़ते आप सब लोग हो, सबने पढ़ा, सबको समझ में आया, बट आप लोगों ने अगर रेगुलर रिवाइज नहीं किया तो वो चीज दिमाग में टिकती नहीं है और वहां पे रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। नाउ कार्टी सेल की जो 6 थेरेपी अप्रूव हुई है उसमें से 4 थेरेपी ऐसी हैं जो टारगेट करती है CD19 को, ए प्रोटीन प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा सेल्स। नेक्स्ट कार 19 इज सिमिलर इन दिस एस्पेक्ट। ओके, तो ये भी सेम काम ही करेगा नेक्स्ट कार, बट डिफरेंस क्या है फिर? द डिफरेंस बिटवीन कार टी सेल थेरेपीज डेवलप इन US एंड नेक्स्ट कार 19 लाइज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स। इनके एंटीबॉडीज में डिफरेंस है, क्योंकि नेक्स्ट कार जो है वो इट हैज ह्यूमन प्रोटीन्स एडेड टू द माउस एंटीबॉडी रिजल्टिंग इन ह्यूमनाइज कार। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो ह्यूमन प्रोटीन है वो ऐड किया गया है माउस की एंटीबॉडी के साथ, रिजल्टिंग इन ह्यूमनाइज कार। राइट, तो जबकि वो जो आपकी कार्टी सेल थेरेपी वगैरह जो था उसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो पूरी तरीके से माइस से सोर्स किया जा रहा है। यहाँ पे हम माइस के एंटीबॉडीज के साथ साथ ह्यूमन प्रोटीन को भी यूज कर रहे हैं इन नेक्स्ट कार 19, एंड दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ दिस ट्रीटमेंट। ओके, नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट। अब ये आप रियल पिक्चर देख रहे हैं अपनी अर्थ की। ठीक है, ये जो आप बहुत ज्यादा वाइट देख रहे हैं ना, ये है आपका लियो ऑर्बिट। ये सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स का एक्यूमुलेशन यही है। इसके बाद ये सारी सैटेलाइट्स जो आप एक और एक पूरा रिंग जैसा देख रहे हो अर्थ के आसपास, ये कहलाते हैं आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो एंड GTO। तो आप ये देख सकते हो कितनी ज्यादा सैटेलाइट्स हमारे अराउंड घूम रही हैं।
अब ये एक्सपायर हो जाती है कई बार एक दूसरे कोलाइड भी हो जाती है, इससे क्या हो रहा है, स्पेस में डेब्रिस इकट्ठी हो रही है, यानी कि स्पेस जंक, राइट। अब इंडिया ने क्या किया था कि हमारा जो रॉकेट था, ठीक है, उसके 4 स्टेज हैं, सपोज सॉलिड लिक्विड, ठीक है, पीएसएलवी वाले का। तो हमने क्या किया कि जो फोर्थ स्टेज था, इसी को एक ऑर्बिटल प्लेन की तरह यूज कर लिया हमने, इसी को नाम दिया हमने पोएम 3। इसको हमने यूज किया एज अ टेस्ट बेड। और फिर हमने क्या किया, हमने अपनी एक्सपोसैट सैटेलाइट अराउंड 650 किलोमीटर के अराउंड लॉन्च कर दी। फिर हम ये जो फोर्थ स्टेज थी पोएम वाली, इसको नीचे लेके आए अराउंड 350 किलोमीटर, और फिर इसको वहां पे हमने एज अ पैड, टेस्ट पैड यूज किया दूसरे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और उसके बाद अब इसको हम वापस नीचे ले आएंगे और ये अर्थ के एटमोस्फेयर में आके बर्न हो जाएगा। यानी कि हमने एक चीज डिमॉन्स्ट्रेट कर दी कि एक बार आपका रॉकेट अभी यहाँ पे जो घूम रहे हैं ना लियो अर्थ ऑर्बिट में, इसमें काफी सारा जंक भी होता है। जैसे आपने सैटेलाइट लॉन्च कर दी, उसके बाद जो रॉकेट के पास थे वो वहीं घूमते रह गए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड स्टेज तो गिर जाती है समंदर में, ठीक है। जो लास्ट स्टेज होती है, जो आखिरी तक लेके जाती है सैटेलाइट को, वो स्टेज वहां पर एक वेस्ट की तरह रह जाती है। लेकिन इंडिया ने उस लास्ट स्टेज को भी यूज करा है एज अ ऑर्बिटल प्लेन फॉर एक्सपेरिमेंट्स। तो इसरो हैज सेड दैट पीएसएलवी 5 C-58 58 फ्लाइट थी ये, एक्सपोसैट सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी इसमें। दिस मिशन हैज लेफ्ट जीरो डेब्रिस इन द अर्थ ऑर्बिट। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट इंडिया के लिए, वर्ल्ड को भी ये करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पीएसएलवी रॉकेट है उसकी जो लास्ट स्टेज थी, इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए काइंड ऑफ ऑर्बिटल स्टेशन। हमने उसको एक लॉन्च, एक पैड की तरह यूज करा, हमने उसे एक ऑर्बिटल स्टेशन की तरह यूज करा, okay, जिसका नाम दिया हमने पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 3, पोएम 3। बिफोर इट वॉज लेफ्ट टू री एंटर टू द अर्थ एटमोस्फियर इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग इन द ऑर्बिट वंस इट्स मिशन वॉज कंप्लीटेड। जैसे ही इसका काम कंप्लीट हो गया, हमने इसको नीचे ले आए वापस और ये एटमोस्फियर में बर्न कर जाएगा। तो हमने क्या अचीव कर लिया, जीरो डेब्रीज, जो कि हमारा गोल था, ठीक है। अब ये जब इस तरह के वर्ड्स आते हैं ना, आप कंटेंट जो भी पढ़ रहे हो, मैगजीन वगैरह, पोएम 3 वगैरह, ये बहुत लंबा चौड़ा नोट दे देते हैं यार आप लोगों को, जो कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो याद भी नहीं रहेगा, फालतू मेंटल प्रेशर क्यों लेना है आपको। सिर्फ इतना सा जानो कि जो हमारे रॉकेट्स होते हैं उसकी जो लास्ट स्टेज होती है वो वहां वेस्ट की तरह ना रह जाए, इसलिए इसरो इसको नीचे लाता है वापस, इसको एक ऑर्बिटल प्लेन की तरह यूज करता है फॉर वॉट एवर एक्सपेरिमेंट्स उसको कंडक्ट करने हैं यहाँ पर। और जब वो काम भी कंप्लीट हो जाता है तो इसको ये और नीचे लेके आता है एटमोस्फेयर में, और फिर ये बर्न हो जाएगा धीरे धीरे वहां पे, राइट। तो जब हमने एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च कर दी अराउंड 650 किलोमीटर, तो हम इस पोएम 3 को, यानी कि लास्ट स्टेज जो थी पीएसएलवी की, उसको नीचे लेकर आए 350 किलोमीटर में, फिर उसको और नीचे पुल किया टुवर्ड्स द अर्थ, बर्निंग अप इन द एटमॉस्फेयर। ओके, तो जीरो डेब्रिस लेफ्ट की हमारे इस मिशन में। डेवलप किसने किया था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर डेवलप एज एन inexpensive space platform. Poem uses the spent fourth stage of the PSLV rocket as an orbital platform. अब ये ऐसा पहली बार यूज नहीं किया था हमने, पहले कर चुके हैं, इसलिए इसका नाम पोएम 3 रखा ना हमने। ओके, फर्स्ट टाइम हमने इसको यूज किया था इन C-53 मिशन इन जून 22। इसरो हैड पोएम ऑर्बिट द अर्थ टू परफॉर्म इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट विद वेरियस पेलोड्स ऑन बोर्ड। ये पोएम पावर कहां से ड्राइव करता है, सोलर पैनल्स के थ्रू। इसके अलावा एक फ्यूल टैंक भी लगाया जाता है फोर्थ स्टेज पर, और लिथियम आयन बैटरी भी लगाई जाती है। इसके बाद अपना नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम भी रहता है जो इसको स्टेबलाइज रखता है। तो अगर आपको इस तरह का आए ना कि एक्सपोसैट मिशन जो था C-58, इसमें पहली बार हमने पोएम को यूज करा, तो नो, इट वॉज C-53 जिसमें हमने पहली बार यूज किया था। क्लियर, तो ये ऐसे पॉइंट्स याद रखिएगा। ISRO first demonstrated the reuse of the spent fourth stage of this rocket in its PSLV C-44 mission 2019। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट हमने 44 मिशन में भी कर लिया था 2019 में, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट किया था कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन हमने किया कब पहली बार, C-53 में जून 22 में, 3 साल बाद, याद है। After deploying the ExpoSat satellite in its desired orbit at 650 km, the fourth stage, now called POEM 3, was lowered to 350 km height circular orbit and और अब देखिए, ऑर्बिट जितना नीचे होगा ना तो अर्थ की ग्रेविटी उतना पुल करेगी, ठीक है। अब फ्री फ्लो नहीं कर पाएगी सैटेलाइट या ऑर्बिटल प्लेन, तो जितना नीचे सैटेलाइट होगी ऑर्बिट में उतना ही ज्यादा ड्रैग फील करेगी वो, मतलब कुछ उसको रोकेगा, रुकावट फील करेगी। सो उसको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो टू स्टे इन दी ऑर्बिट। अदरवाइज ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ कि नीचे आओ तुम, तो वो अपने आप से फिर और ज्यादा फ्यूल यूज करेगा वहां पर रहने के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, विद द राइज इन द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, स्पेस डेब्रिस हैव बिकम ए प्रेसिंग इशू।
Space debris, mostly in low Earth orbit, mainly comprises pieces of spacecraft, rocket, defunct satellites, and fragments of objects that have deteriorated explosively as a result of anti-satellite missile test. क्या हमने कोई एंटी-सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया है अब तक? और अगर किया है तो उस मिशन का नाम बताइए। ओके, हमने पहले डिस्कस किया है न्यूज़पेपर में, साल भर से कर रहे हैं हम लोग ये सब। द डेब्रिस ऑफन फ्लाइज अराउंड एट ए हाइट एट ए स्पीड ऑफ 27,000 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये जो छोटी छोटी डेब्रिस होती है ना स्पेस में, ठीक है, ये बहुत तेजी से अगर किसी फंक्शनल सैटेलाइट को हिट करते हैं तो उसको डैमेज कर सकती है। वो याद होगा ना 3 इडियट में वो पूछता है कि एस्ट्रोनॉट से पेन क्यों बनाया, पेंसिल क्यों नहीं यूज की? क्योंकि वो पेंसिल की निब टूटेगी, जब वो एक्सप्लेनेशन देते हैं पेंसिल की निब टूटेगी तो वो इंस्ट्रूमेंट पैनल में जा सकती है, क्योंकि वहां पर जीरो ग्रेविटी में ये बहुत तेज स्पीड से घूमती है। अब देखिए जरा स्पीड 27,000 किलोमीटर पर आवर, अगर एक छोटा सा नट भी घूम रहा है, नट बोल्ट भी वहां घूम रहा है, तो ये बहुत तेजी से हिट करेगा किसी सैटेलाइट को, उसके सोलर पैनल्स को डैमेज कर सकता है, उसके पावर सेटअप को डिस्टर्ब कर सकता है, राइट? So all this poses risk to several space assets. LEO extends from 100 km above or to the Earth surface to up to 2000 km above. ये LEO की range है. Debris also exists but in smaller volumes in geosynchronous orbit also. ठीक है, तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट मिलता है कि ये सिर्फ हमें डेब्रिस लियो में मिलती है तो ऐसा नहीं है, जियो में भी मिलती है बट कम क्वांटिटी में। और जियो की रेंज क्या है? 36,000 किलोमीटर अबव द सरफेस। 7,000 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट डिफरेंट एल्टीट्यूड। अब देखिए ऑपरेशनल सिर्फ 7,000 है, बट ये इतनी सारी क्यों दिख रही है फिर? ये तो 7,000 से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें से अधिकतर ऐसी हैं जिनका मिशन कंप्लीट हो चुका है लेकिन अब उनको वापस लाया नहीं जा सकता, तो वहीं ऑर्बिट कर रही हैं आज तक। ठीक? मैं आपको ये टॉपिक भी कराऊंगा कभी मेंस में कि हम स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस को कैसे क्लीन कर सकते हैं, उसमें 4-5 मेथड होते हैं इसके। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हम करेंगे मेंस के टाइम अगर आप लोग साथ रहेंगे तो। ट्रांसपेरेंसी लैकिंग इन कैंडिडेट डिस्क्लोजर, हर कैंडिडेट को डिस्क्लोज करना पड़ता है अपने एसेट्स वगैरह, अपने अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस वगैरह, राइट? और ये सब किया जाता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ आरपीए एक्ट 1951। It requires every contesting candidate to file their nomination paper for elections along with affidavit in a prescribed format. In Association of Democratic Reform, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ कि हम सबको थैंकफुल होना चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला ये लोग सामने लेकर आए, ठीक है, इसने इसका एक केस था 2002 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था दैट वोटर हैज राइट टू नो अबाउट क्रिमिनल एंटीसीडेंट, इनकम एंड एसेट डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट एंड हीज और हर डिपेंडेंट्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कंटेस्टेंट कैंडिडेट। तो ये 2002 से आया, उसके पहले तो इनको बताना भी नहीं होता था कि हमारे खिलाफ क्या क्या केसेस चल रहे हैं। okay. और ये टीएन सेशन का टाइम था, ही वॉज द बेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर टिल डेट। This resulted in Section 33A being added to Representation of People Act that required details of criminal antecedents to be part of election affidavit. Section 125A again of this Representation of People Act ये प्रोवाइड करता है that failure to furnish required information, अगर आपने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इसमें एफिडेविट में, या आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, या आपने कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई है अपने नॉमिनेशन पेपर में, then this affidavit it shall be punishable with the imprisonment of 6 months or fine or both. Okay. और अकॉर्डिंग टू एडीआर 19% ऑफ कैंडिडेट्स इन 2019 लोकसभा, ओके, 19% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन पे सीरियस चार्जेस हैं रेप, मर्डर और किडनैपिंग। उसके बाद भी अगर आप लोग या जनता ऐसो को वोट देके जिता देती है तो फिर क्या बोल सकते हैं? ओके, फिर यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं। फर्स्ट, a conviction for filing a false affidavit should attract a punishment of minimum of 2 years imprisonment and be a ground for disqualification. This is first recommendation जो कि एक कमिटी ने दिया था 2016 में। Second, trials in such cases must be conducted on day to day basis. This is second recommendation. Day to day basis मतलब ये नहीं कि आज सुनवाई हो रही है और फिर अगली तारीख दे दी आपने 2-4 महीने बाद की, नो, डेली सुनवाई कीजिए और इनके जो केस हैं, पॉलिटिशियंस के जो क्रिमिनल केसेस हैं या करप्शन केसेस हैं, इनको जल्दी डिस्पोज कीजिए। अदरवाइज तो वो फिर स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, अगली तारीख दे दीजिए एंड केस चलता रहता है और उनका पूरा टेन्योर भी कंप्लीट हो जाता है। फाइनली, persons charged with by a competent court with offences punishable by imprisonment of at least 5 years should be debarred from contesting in elections provided the case is filed at least 6 months before election in the question. देखिए, अगर आपके अगेंस्ट कोई ऐसा चार्ज शीट दायर हुई है जिसमें आपको 5 साल से ऊपर की सजा हो सकती है, जैसे रेप है, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर या किडनैपिंग, तो ऐसे में आपको डिबार कर देना चाहिए। बट शर्त ये है कि वो केस आपके अगेंस्ट 6 मंथ पहले रजिस्टर हुआ हो इलेक्शन के। ये प्रोविजन क्यों रखा गया है 6 मंथ का? क्योंकि यार हो सकता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, कोई एक अपने अपोजिशन कैंडिडेट को हटाना चाहता है, तो उसको पहले तो पता ही नहीं होगा कि मेरे अगेंस्ट कौन कंटेस्ट करेगा, 6 मंथ पहले तो नहीं पता होता ना। ओके,
पार्टी टिकट देगी तब पता चलेगा। लेकिन इलेक्शन के एक मंथ पहले अनाउंस होता है कि आपके अगेंस्ट ये कैंडिडेट खड़ा होगा और आप उसको किसी केस में फंसा देते हो और तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मिसयूज ना हो इसलिए ये 6 मंथ की लिमिट रखी गई है, क्योंकि 6 मंथ पहले तो अब मुझे पता नहीं होगा मेरे अगेंस्ट कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, तो मैं तो किसी को फंसा नहीं सकता, राइट, इसीलिए। ठीक है, प्रोवाइडेड कि 6 मंथ, ये सब रिकमेंडेशन है ये तीनों, ये आप अपने नोट्स में रखिए, यही आपको मेंस में आंसर लिखने में हेल्प करेंगे। ओके, बाद में रट्टा नहीं मानना है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि इस तरीके की चीजें कर सकते हैं ताकि गलत लोग कैंडिडेट ना बन पाए। देन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा, इट डायरेक्टेड द कैंडिडेट्स एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टीज टू इशू अ डिक्लेरेशन अबाउट देयर क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स एटलीस्ट 3 times बिफोर द इलेक्शन इन न्यूज़पेपर, इन द लोकेलिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब कितनी पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी ये काम? हाँ, कोई नहीं करेंगी। चलिए और क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में हम लोग, तो डिबार ए चार्ज शीटेड कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस इज लाइकली टू बी मिसयूज्ड बाय वेरियस रूलिंग पार्टीज। ऑफ कोर्स, अब अगर राहुल गांधी को इलेक्शन लड़ने से रोकना है तो फंसा दो किसी केस में, सरकार तो आप ही की है इस वक्त। However, the other recommendation with respect to increasing punishment for filing false affidavits and making it a ground for disqualification need to be implemented। ये वाला प्रैक्टिकल है, इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि अगर आपने फॉल्स एफिडेविट फाइल किया है तो आपको बिल्कुल डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। And Supreme Court also ordered to provide wide publicity of criminal records should also be strictly implemented। बट मैंने आपको बिहार का केस बताया था जहां पे 13-13 साल की बच्चियों को ऑफिसर्स और नेताओं के पास भेजा जाता था अनाथ आश्रम से। ओके, और जब वो केस सामने आया तो उसके बाद आदमी को गिरफ्तार हुआ और उसकी बीवी को टिकट दे दिया एक पॉलिटिकल पार्टी ने, और आपकी पटना की जनता ने उसको जिता भी दिया। ठीक है, तो फिर इतने अच्छे जागरूक वोटर हैं देश में, तो फिर दिक्कत ही है। आगे चलते हैं। इंडिया टू फेस मोस्ट इम्पैक्ट इफ यूएस इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट रेट परसिस्ट। क्योंकि देखिए यूएस हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यूएसए के साथ हमारे पास ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम यूएसए को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और यूएसए से इंपोर्ट कम करते हैं। ठीक, हम कम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास सरप्लस है, तो यूएस हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। लेकिन अब यूएस में क्या है, वहां भी इलेक्शन है तो उन लोगों को इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना है, तो उनके सेंट्रल बैंक ने क्या किया, उनके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए। उससे क्या हुआ, मनी सप्लाई रिड्यूस हो गया, तो वहां के लोगों के हाथ में भी ज्यादा पैसा नहीं है, तो उनके यहाँ भी जो डिमांड थी, ठीक है, डिमांड क्या हो गई, रिड्यूस। अब डिमांड रिड्यूस हो गई तो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे इनको, हमारे यहाँ से प्रोडक्ट्स इंडिया से, इसकी डिमांड भी कम हो गई। ठीक है, तो हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो भी रिड्यूस हो गए यूएसए में जाने वाले। राइट, तो इंडिया टू फेस द मोस्ट इम्पैक्ट इफ हाई यूएस इंटरेस्ट रेट परसिस्ट। और फिर इनके पास अब मनी सप्लाई कम इनकी इकोनॉमी, तो ये लोग इंडिया की तरफ एफडीआई या एफआईआई लेकर इन्वेस्ट करने भी नहीं आएंगे कुछ टाइम तक। राइट, तो हम चाहते हैं कि यूएस का फेड फेड रिजर्व बैंक जो है वो थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट रेट को कम करे, बट ऑब्वियसली इलेक्शन तक तो वो भी नहीं करेगा, इलेक्शन के बाद में भी शायद कर सकता है। इंडिया नीड ए सिंपलर टैरिफ पॉलिसी टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि बिकॉज देखिए ग्लोबल वैल्यू चेंज जो होती है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि एक कंपोनेंट है तो उसका एक पार्ट किसी देश में बन रहा है, दूसरा पार्ट किसी और में, तीसरा पार्ट किसी और देश में बन रहा है, ये कहलाती है हमारी ग्लोबल वैल्यू चेंज। तो हमें उसके साथ इंटीग्रेट होने की ज्यादा जरूरत है। वी नीड टू सिंप्लीफाई आवर टैरिफ पॉलिसी, एनहांस इट्स ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस एंड लिमिटेड टू एड्रेस द लिमिटेड इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन। हमने गोल क्या रखा है अपने सामने, $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट बाय 2030। गोल तो हम लोग बहुत हाई हाई सेट करते हैं, बहुत हाई। ओके, इवन चाइना भी अभी $4 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड ओवर, और हम सोच रहे हैं कि हम भी $2 ट्रिलियन कर लेंगे 2030 तक, तो मुश्किल है। क्या हम लोग पता है जो इंसेंटिव दे रहे हैं ना अपनी कंपनीज को, वो हम लोग दे रहे हैं, और वो कंपनीज हमारा सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही कैप्चर कर रही हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रही हैं कॉम्पिटेटिव जो वर्ल्ड का मार्केट कैप्चर करें। मैंने आपको चायबोल बताया था साउथ कोरिया का, उनकी गवर्नमेंट ने उनकी कंपनीज को इंसेंटिव दिए थे, प्रोडक्शन बढ़ाओ, सस्ता बनाओ माल और बाहर बेचो, फॉरेन का मार्केट कैप्चर करो। एक टाइम कोरिया और जापान की सैमसंग, सोनी वगैरह ने बहुत मार्केट कैप्चर किया इंडिया का। फिर चाइना आया, उसने भी अपनी कंपनीज को इंसेंटिव दिया, जाओ फॉरेन का मार्केट कैप्चर करो। हम भी अपनी कंपनीज को अब इंसेंटिव दे रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ऑल दिस। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट ही कैप्चर करो, मोनोपोली बना रहे हैं अपनी अपनी। ठीक है, आयरन पे पूरी मोनोपोली टाटा ग्रुप की है, प्लास्टिक पे पूरी मोनोपोली रिलायंस ग्रुप की है, कंज्यूमर पोर्ट एयरपोर्ट पर अडानी ग्रुप की है। राइट, ये लोग फॉरेन मार्केट कैप्चर करने के बजाय इंडिया का ही मार्केट कैप्चर कर रहे हैं मोनोपोली बना के, और सफर इससे इंडिया की जनता का ही लॉस हो रहा है। हम ऐसा कुछ नहीं बना रहे हैं जो एक्सपोर्ट कर पाए। अब चाइना में ओवर कैपेसिटी चल रही है, स्पेशली 3 सेक्टर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गया है, सोलर पैनल में इतना ओवर प्रोडक्शन हो गया है
कि वो लोग जितनी कॉस्ट आएगी बनाने की उससे भी कम में सेल कर रहे हैं फॉरेन मार्केट में। ठीक है, इसी के लिए हमने सोलार पॉलिसी लेकर आए, जहां पे हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की, ताकि चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स को काउंटर कर सकें। उसके बाद बैटरीज का भी ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये एक्सिस ओवर सप्लाई क्यों हुआ चाइना में, उसका सबसे बड़ा रीजन था चीप लोन। चाइना ने इतने सस्ते लोन दिए, उसने इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी सस्ती दी कि जो कॉस्ट थी बनाने की वो कम हो गई। ठीक है, इस वजह से चाइना ने इतने सस्ते प्रोडक्ट्स बना दिए कि वो आज वर्ल्ड में सब जगह पर मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। हम भी ये सारे इंसेंटिव दे रहे हैं अपनी कंपनीज को, लेकिन हमारी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बना ही नहीं रही है वर्ल्ड को टारगेट देने के लिए। वो यहीं पे किसानों से ऑयल खरीद लेंगे, पैकेजिंग करेंगे, बेच देंगे लाकर अपनी लोगों को। ओके, इसराइल ऑन अलर्ट आफ्टर इरानियन थ्रेट एज गाजा वॉर ग्राइंड्स इन। ठीक है, ईरान ने थ्रेट दिया हुआ है कि हम भी आप पर अटैक करेंगे, तो इसराइल भी अलर्ट पर है। ओके, बाइडेन ने जापान फिलीपींस के साथ होस्ट किया है एक समिट, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, फिलीपींस के साथ म्यूचुअल पैक्ट ट्रीटी एंड सो ऑन। जापानीज, यहाँ से एक अभी तक जितने एस्ट्रोनॉट गए ये सब अमेरिकन गए चांद पे, जो गए थे, ठीक है, जिन्होंने फुट रखा चांद पे। अब पहली बार एक जापानीज भेजा जाएगा मून पर, और ये सब किसके अंदर हो रहा है, आर्टेमिस मिशन फिर से रिवाइव किया जा रहा है। नासा आर्टेमिस मिशन, it seeks to return humans at the moon for the first time in over 50 years and build a sustained lunar presence ahead of potential missions to the Mars. Because between 1969 to 72, US Apollo program saw 12 American walk on the moon. Artemis 3 is planned for 2026 और चाइना ने भी अपना प्लान रखा है कि हम भी ह्यूमंस भेज देंगे 2030 तक। ओके, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है, सो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।